मेरा अपनी जन्मभूमि भारत माता और भारत के वीरों को शत शत नमन। 5वीं शताब्दी की बात है। भारत पर विदेशियों ने आक्रमण किया था। हूण, यवन, पल्लव और शक अपने अपने लाखों सैनिकों को लिए हमारे देश की सीमा की ओर बढ़ रहे थे। इन जातियों ने यूरोप और चीन को पददलित किया था और रोम साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े कर डाला था। अब ये बर्बर भारत को भी अपने पैरों तले रोंदना चाहते थे। सम्राट कुमारगुप्त उस समय भारत के शासक थे और स्कंदगुप्त उनके उत्तराधिकारी युवराज। स्कंद की आयु उस समय 13 वर्ष की थी। उसने आक्रमण का समाचार सुना तो दौड़कर सम्राट के मंत्रणा गृह में घुस गया। उसने देखा कि वहाँ युद्ध के विषय में ही बातचीत चल रही है। रण क्षेत्र में कौन कौन जाएंगे उनका चुनाव हो रहा है। पिताजी, स्कंद ने आगे बढ़कर कहा, मैं भी इस युद्ध में जाऊंगा। तुम? सम्राट ने कहा, तुम अभी बच्चे हो स्कंद। यह युद्ध बड़ा भयानक होगा बेटा। इसमें तो हमें स्वयं मृत्यु से ही लड़ना पड़ेगा। तो क्या बात है पिताजी? स्कंद ने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, मैं भी तो मृत्यु से लड़कर देखूँ ना। सम्राट कुमार गुप्त ने दृष्टि जमाकर स्कंद के मुखमंडल की ओर देखा। बाल सुलभ कोमलता के साथ ही साथ वह वीरता और दृढ़ता को भी देखकर वे गदगद हो गए। उन्होंने स्कंद को अपनी छाती से लगा लिया। पाटलिपुत्र से मगध के 2 लाख सैनिक वीरोचित गान गाते और गरुड़ ध्वज को फहराते पंचनद की पहाड़ी सीमा की नदियों और उपत्यकाओं में अपना रक्त बहाने के लिए चल पड़े। 500 सरदार उस सेना का संचालन कर रहे थे। उन दिनों देश में वीरों की कमी न थी। देश और धर्म, गाय और ब्राह्मण, स्त्री और बच्चों पर आपत्ति पड़ने पर उसे दूर करने के लिए माताएं अपने पुत्रों को, पत्नियां अपने पतियों को और बहनें अपने भाइयों को हंसते हंसते रण क्षेत्र में मरने के लिए भेज दिया करती थी। तभी तो मगध की सेनाएं उन दानवों जैसी बर्बर जातियों से लोहा लेने के लिए इतने उत्साह और प्रसन्नता के साथ प्रस्थान कर रही थी। पर्वत माला के पीछे स्वयं एशिया की लंबी चौड़ी मरुभूमि थी। जब तक हमारी राजशक्ति दृढ़ आधार पर स्थापित थी, मगध की सेनाएं उसी स्थान से देश की रक्षा किया करती थी। किंतु जब से उस शक्ति का आधार हिला, उसी मरुभूमि में सैकड़ों हजारों भूखे मरुवासी बार बार हमारे देश को रक्त रंजित करने के लिए आने लगे। आज इसी बर्फ से लदी हुई पर्वतमाला के उस ओर हूणों की सेनाएं पड़ी थी और इस ओर की हरी भरी समतल भूमि पर मगध की सेनाओं का पड़ाव था। सूर्योदय हो रहा था। उसकी किरणों ने पहाड़ियों की बर्फीली सफ़ेद चोटियों को लाल लाल कर दिया था। ठंडी पहाड़ी हवा के झकोरों में अपनी सेनाओं के मध्य निश्चल और गंभीर भाव से खड़े युवराज स्कंद ने यह दृश्य देखा। उसके शरीर पर लोहे का कवच था और कमर में तलवार झूल रही थी। देखते ही देखते सामने के लाल लाल पर्वत शिखरों पर काली काली चींटियों के समान सैनिक भर गए। झंझनाती हुई स्कंद की तलवार म्यान से निकली और साथ ही युवराज स्कंद की जय की ध्वनि से पर्वतमाला गूंज उठी। उसे सुनकर आगे बढ़ते हुए शत्रुओं के घोड़ों की गति भी रुक गई। पहाड़ की चोटियों से रण का शंखनाद हुआ और उसके उत्तर में मगध की सेनाओं ने भी युद्ध का घोष कर दिया। स्कंद के नेतृत्व में हूणों की उस सेना पर आक्रमण कर दिया गया। पर्वत की सफ़ेद बर्फीली भूमि पर रक्त की नदियाँ बहने लगी। सफ़ेद घोड़ों पर चढ़े कुमार स्कंद आज
दानों का दलन करते हुए साक्षात पार्वती नंदन स्कंद से ही प्रतीत होते थे। उनकी तलवार विद्युत वेग से भी अधिक तीव्रता के साथ चलकर शत्रु सेना का विध्वंस कर रही थी। देखते ही देखते हूण सेना भागने लगी। भागते हुए उनके घोड़ों के खुरों से उठती हुई धूल से रण क्षेत्र में दिन में ही अंधकार सा छा गया। फिर एक बार कुमार स्कंदगुप्त की जय की ध्वनि हुई और मगध की लंबी सफ़ेद पताका उस ठंडी हवा में ऊंची होकर लहरा उठी। विजय मागधी सेनाएं अब पाटलिपुत्र को वापस लौट रही थी। महावीर स्कंद की अभ्यर्थना के लिए सारे आर्यावर्त के निवासी आपे से बाहर हो गए। मार्ग के सभी गांवों और नगरों में बड़े बड़े उत्सव मनाए गए। तक्षशिला, जालंधर, स्थानवीश्वर, मथुरा, कान्यकुब्ज और वाराणसी युवराज के स्वागत के लिए दीपमालाओं से जगमगा उठे और पाटलिपुत्र में तो वहाँ के नागरिकों ने नगर से 5 कोस तक विजय के तोरण बनवाए और सारे मार्ग को पुष्पों की मालाओं से सजाया। नगर के प्रधान फाटक पर ही स्वयं सम्राट ने और प्रासाद के सिंह द्वार पर पट्ट महारानी ने अपने महापराक्रमी हूण विजयी पुत्र का स्वागत किया और दूसरे ही दिन सम्राट कुमारगुप्त ने स्कंद को मगध के राज सिंहासन पर बैठाकर स्वयं धार्मिक वृत्ति धारण कर ली। भारत माता की जय।